हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल विकिपीडिया। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ आरपीएससी द्वारा कराया गया लेक्चरर एग्जाम 2018 का जीके का ग्रुप ए का पेपर। प्रश्न पूछा गया था, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन: भूमरा का शिव मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए अब देख लेते हैं भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का जो शिव मंदिर है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान पर 5वीं शताब्दी के मध्य का निर्मित शिव मंदिर है। गुप्तकालीन इस मंदिर का अब केवल गर्भगृह ही विद्यमान है। मंदिर में एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है। और देखिए ये है इसकी मैप में लोकेशन। भूमरा का जो शिव मंदिर है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर इसकी लोकेशन है मैप में। अब बात करते हैं नचना कोठार का पार्वती मंदिर। नचना कोठार का जो पार्वती मंदिर है वो एमपी के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए मैप में अब नचना कोठार के पार्वती मंदिर की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ है इसकी ये लोकेशन है, मतलब खजुराहो से 100 किलोमीटर दूर और कटनी से 200 किलोमीटर ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं दशावतार मंदिर देवगढ़ के बारे में। तो प्रश्न में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है। तो ये नहीं था, क्योंकि यह जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गुप्त काल में बना था। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की भी नक्काशी की गई है और ये लोकेशन है मैप में इसकी दशावतार जो मंदिर है देवगढ़ में, तो ये इसकी लोकेशन है। अब देखते हैं तिगवा के विष्णु मंदिर के बारे में। तिगवा जो है वो मध्य प्रदेश के कटनी जिले का एक गांव है जहां एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है तिगवा का विष्णु मंदिर। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर है ये। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें गुप्त काल में ही मिलते हैं। गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। प्रश्न पूछा गया था, विश्व प्रसिद्ध मीसोन या माइसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? ऑप्शन में चंपा, श्री विजय, माताराम, फूनान। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां से आंसर है चंपा। चलिए अब बात करते हैं मीसोन या माइसोन मंदिर के बारे में। तो वियतनाम के उन मंदिरों को मीसोन कहते हैं जिन्हें चंपा के राजाओं ने 4वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच बनवाया था और जो अब परित्यक्त एवं आंशिक रूप से ध्वस्त हैं। ये मंदिर शिव मंदिर हैं जिनमें शिव के विभिन्न स्थानीय नाम से पूजा की जाती है। जैसे इनमें भद्रेश्वर प्रमुख है और ये इसकी मैप में लोकेशन है, वियतनाम से जस्ट ऊपर है। वियतनाम के यहाँ देखिए ये मैप में इसकी लोकेशन है इस मंदिर की, माइसोन मंदिर की। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ आपको कमीशन दिए हुए हैं सूची 1 में और सूची 2 में उनसे संबंधित गवर्नर जनरल दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर मिलान करना है इसका। वीडियो पॉज करके एक बार मिलाइए। देखिए सैडलर कमीशन जो है वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे आया था। हंटर कमीशन जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। रैली कमीशन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और बुर्स डिस्पैच जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। तो यहाँ ये पहला कूट सही है। चलिए अब देखते हैं सैडलर आयोग के बारे में। सैडलर आयोग का गठन सन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। सैडलर आयोग ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा की और उन्होंने 10+2+3 का जो पैटर्न है एजुकेशन में उसकी सिफारिश की। और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्य के भार को कम करने के लिए आयोग ने ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। आयोग ने ढाका कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग खोलने की सलाह दी। आयोग ने व्यावसायिक कॉलेज खोलने की ओर भी सरकार का ध्यान खींचा। अब बात करते हैं हंटर कमीशन के बारे में। तो सन 1880 में
लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया और 1882 में इन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन का गठन किया और जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया। सर विलियम हंटर इसी आयोग के एक सदस्य थे और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम हंटर आयोग पड़ा। चलिए अब देखते हैं रैले कमीशन के बारे में, और जैसे यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के नाम से भी जाना जाता है। तो 1901 में लॉर्ड कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की स्थापना की। और अब देख लेते हैं वुड्स डिस्पैच के बारे में। तो सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए सन 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की जो मातृभाषा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। तो इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उनके इस आदेश पत्र के अनुसार लोक शिक्षा विभाग की स्थापना सन 1855 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर, बंकिम चंद्र, बाल गंगाधर तिलक। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो बाल गंगाधर तिलक ने यहां पर एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था। अगला प्रश्न, लेख मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसके द्वारा लिखा गया था? रास बिहारी बोस द्वारा, भगत सिंह द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। यहां सही आंसर भगत सिंह द्वारा लिखा गया था मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं भगत सिंह द्वारा लिखा एक लेख है जो उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा था। इसका प्रथम प्रकाशन लाहौर से ही छपने वाले अखबार लाला लाजपत राय द्वारा जो स्थापित अखबार था द पीपल, उसमें 27 सितंबर 1931 को प्रकाशित हुआ। कौन से अखबार में? द पीपल। और इसका प्रकाशन कौन करता था? लाला लाजपत राय। देखिए अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ 4 कथन है, वीडियो पॉज करके एक बार कथनों को देखिए और आंसर दीजिए कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन, सीआर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। दूसरा, सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। तीसरा, कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए। चौथा, 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो आंसर दीजिए कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। यहां देखिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी यहां सही है, तीसरा कथन भी यहां सही है और चौथा कथन भी यहां सही है। तो ये चारों कथन यहां सही हैं। और यहां आपको कूट बताना है कौन सा है। तो यहां कूट कौन सा होगा? तो यहां ये चौथा कूट सही है, ए बी सी और डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और मां का नाम प्रभावती था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। फर्स्ट ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता, द्वारकानाथ गांगुली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर दीजिए सभी। यहां से आंसर केशव चंद्र सेन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ और 1846 में 21 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन का इन्होंने चुनाव किया और अपने घर से विदा ली। और धर्म सुधार हेतु अग्रणी रहे दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न पूछा गया स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो यहां 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो यहां से आंसर है जनवरी 1923 में। चलिए अब देखते हैं स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि के बारे में। जब सन 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो कुछ नेताओं ने इसके विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया जाना चाहिए था क्योंकि इस आंदोलन को आश्चर्यचकित करने वाली सफलता मिल रही थी
और कुछ दिनों में यह आंदोलन अंग्रेजी राज की कमर तोड़ देता। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम से एक दल की स्थापना की और जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और सचिव मोतीलाल नेहरू को उनका सचिव बनाया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।